हेलो एवरीवन, मैं हूं मयंक रिलियाल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? मैं आशा करता हूं हमारी वीडियोस में कंटिन्यू जुड़े हुए होंगे। हमारी जो रीजनिंग और हिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही है उसमें आप सारी वीडियोज़ एक एंड से देख के अपने प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। तो जैसे आपको पता है, हम हिस्ट्री में मुगल स्टार्ट करा हुआ है, हमने दिल्ली सल्तनत हम पढ़ चुके हैं, मुस्लिम इन्वेजन हम पढ़ चुके हैं और मुस्लिम धर्म का उदय भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारी सीरीज़ चल रही है मुगल डायनेस्टी की, मुगल एम्पायर की, जिसमें हमने बाबर पढ़ लिया है, हमने हुमायूं पढ़ लिया है, अब हम पढ़ रहे हैं अकबर। अकबर भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, बट अकबर में मैंने आपको 3 टॉपिक छुड़वाए हैं। छुड़वाए मतलब 3 टॉपिक मैंने रोके थे ताकि हम उनको अलग से डिटेल में पढ़ें। जिससे पहला आपका बैटल ऑफ हल्दी घाटी है। दूसरा हम पढ़ेंगे कौन कौन से ब्रिटिशर्स, जो पहले ब्रिटिशर्स के जो एंट्री हुई भारत में, जो ब्रिटिशर्स की एंट्री होनी स्टार्ट हुई, कैसे ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई, रेला फिंच आए, आपके जॉन मिल्टनल आए, ये सब कैसे आए भारत, क्यों भारत ये आए। उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे कुछ रिलीजियस पॉलिसीज़ ऑफ अकबर। अकबर ने क्या क्या रिलीजियस पॉलिसीज़ बनाई हैं। तो उससे पहले आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि आप वीडियोस देख के सारे आप क्वेश्चन ज़रूर लगाएं। अगर आप क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं तो आपको फिर एक आइडिया नहीं आ पाएगा कि एग्ज़ाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो भी हाल ही में कोई भी एग्ज़ाम हुआ हो, कहीं भी हुआ हो, ऑल ओवर इंडिया कोई भी एग्ज़ाम हो, सेंट्रल किसी भी सेंटर में हुआ हो, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सारे एग्जाम्स के आप पेपर उठाएं और उसमें क्वेश्चंस लगाएं। सारे क्वेश्चन देखें आप, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं उस टॉपिक के क्वेश्चन देखें। अगर पेपर में है तो आप देखें कि अटैम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, रीजनिंग के ऐसे उठा लीजिए क्वेश्चन, देखो कि जो हमने पढ़ा दिया है उससे आप अटैम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप सही वे में जा रहे हो कि नहीं, क्योंकि सही पाथ पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपका रास्ता ठीक है, जो आपने रास्ता चुना है वो रास्ता ठीक है। उस रास्ते को आप लगातार फॉलो करो और हमारी वीडियोस लगातार देखते रहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम स्टार्ट करेंगे द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी से। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ेंगे आज हम। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ है? ये हुआ है बिटवीन अकबर एंड द ग्रेट महाराणा प्रताप। अकबर और द ग्रेट महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ है। अब युद्ध केवल नाम लिख रहे हैं अकबर का। अकबर कभी लड़ने नहीं गया इनके सामने। अकबर ने कभी इनके सामने कोई फाइट नहीं लड़ी। अकबर इनके सामने जाता भी नहीं था। अकबर इनके सामने कभी गया ही नहीं। इनका इतना खौफ था महाराणा प्रताप का कि अकबर कभी इनके सामने गया ही नहीं है। आपकी बुक्स में, हिस्ट्री की बुक्स में लिखे रहता है कि इन दिस बैटल इन बैटल ऑफ हल्दी घाटी अकबर डिफीटेड महाराणा प्रताप। जब अकबर इनके सामने गया ही नहीं तो उसने हराया कैसे? पहला सवाल तो यही है। अकबर जब महाराणा प्रताप के सामने गया ही नहीं तो उसने हराया कैसे? महाराणा प्रताप हो रहे हैं आपके 7.5 फीट के, अकबर हो रहा है आपका 5 फीट का, तो गोदी में उठा के चल लेते वो तो इसको, पर नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी बुक्स में लिखा है तो आप सबको पता है कि महाराणा प्रताप हार गए। बैटल ऑफ हल्दी घाटी महाराणा प्रताप नहीं हारे थे। ठीक है, ये बैटल में अकबर जब लड़ाई नहीं है, अकबर के सेनापति गए थे। अकबर के सेनापति लड़ने गए थे, उसमें एक बहलोल खान था। अब आगे पढ़ोगे आप बैटल की, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि कैसे महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को घोड़े समेत काट दिया था, है ना। तो वही चीज़ है, अकबर महाराणा प्रताप के सामने कभी गया ही नहीं तो बैटल हुई कैसे? बैटल तो हो गई, मतलब ये मानो बैटल हुई, लेकिन अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने गया ही नहीं है। अकबर को डर लगता था। अकबर ने ये भी सुन लिया था कि भाई जब बहलोल खान को घोड़े समेत काट दिया है तो भाई मैं हूँ कौन? बहलोल खान इसका बहुत ताकतवर सेनापति हुआ करता था अकबर का, लेकिन कहीं महाराणा प्रताप के सामने गया ही नहीं अकबर लड़ने। ये अपनी फाइट, ये काफ़ी डरपोक टाइप का आदमी था, शांत स्वभाव का रहता था अपना, पर इसको पॉलिटिक्स आती नहीं करनी कि कैसे घरों में लड़ाई कराओ, सारे राजाओं की आपस में लड़ाई कराओ, सबको अलग अलग कर दो और फिर उन पर विजय प्राप्त कर लो। इसकी सेना बहुत पावरफुल थी, 80,000 की सेना इसकी उस समय, लेकिन महाराणा प्रताप की 10-12 हज़ार की सेना हुआ करती थी। और वो सेना भी कैसी कि आस पास के लोगों को युद्ध नीति सिखा के कैसे उनका स्ट्रगलिंग पीरियड चला है पूरा, अभी हम इस बैटल में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे कि जो ये बैटल है ये हुई थी आपकी इन 1576। 1576 में हुई है बैटल। कौन सी? बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप। मैंने आपको बता दिया कि अकबर ने कभी खुद तो फाइट लड़ी नहीं है, ये केवल अपने सेनापति भेजा करता था महाराणा प्रताप के सामने, क्योंकि महाराणा प्रताप के सामने से खड़े होने का भी अस्तित्व नहीं था।
कि कोई खड़ा हो जाए। आप खुद सोच के चलो, आपके सामने कोई 7.5 फीट का आदमी खड़ा है, आप उसके सामने बोल दोगे कुछ? मतलब ही नहीं होता। आपसे हमें चू भी कर दो, आपको पता है कि अभी हमें एकदम निपटा देगा, ये जड़ से मिटो देगा। वही सिस्टम था किनका? महाराणा प्रताप का। एक तो राजपूत, ऊपर से खूंखार, ठीक है, युद्ध नीति में इतने कौशल थे, इसलिए कभी अकबर के सामने नहीं आया। अकबर से बहुत डरता था। कहाँ के राजा थे महाराणा प्रताप? ये थे उस समय मेवाड़ के राजा। कहाँ के? मेवाड़ के। अब जो मेवाड़ था ना, जो मेवाड़ इलाका है, जो मेवाड़ उस समय जगह थी, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह हुआ करती थी मेवाड़। उसका रीज़न क्या है कि अगर आपको पोर्ट्स तक पहुंचना है, बंदरगाह तक पहुंचना है, तो मेवाड़ से होके आपको रास्ता मिलेगा वहाँ से प्रॉपर, जो इजी रास्ता है, नहीं तो आपको बहुत घूम के जाना पड़ता था। अगर मुगल्स में बिजनेस करना था, जब अकबर के टाइम पे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आने शुरू हो गए थे, ब्रिटिशर्स आने शुरू हो गए थे अकबर के टाइम पीरियड में। तो हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले, भाई ब्रिटिशर्स तो लेट आए, उससे पहले आपके पोर्तुगीज़ आ गए थे। वास्को डिगामा आ गया था भारत कब? 1498 में। 1498 में आया था वास्को डिगामा, और यहाँ में लिखा है 1576। तो सोच लो कितना डिफरेंस आ चुका है। व्यापार होने शुरू हो गए थे बाहर की कंट्रियों से। इंडिया की जो स्पाइसेस थी ये बहुत फेमस थी, जो इंडिया के मसाले थे बहुत फेमस थे। तो भारत व्यापार करना चाहता था, भारत भी व्यापार करना चाह रहा है। और देश जब डिमांड आएगी तो सप्लाई होगा, डिमांड सप्लाई आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, तो वही चीज़ है। तो धीरे धीरे अकबर को पता लगा कि हम क्या क्या सप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे हम अपने रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। तो उसको जो इलाका था मेवाड़ का, भाई अगर आप नॉर्थ में देखोगे, नॉर्थ और जो मिडल इंडिया है, बीच वाला इंडिया का जो हिस्सा हो गया, उसमें पूरा कब्जा, साउथ के कुछ हिस्सों को छोड़ के पूरा कब्जा मुगल्स का था, पूरा कब्जा मुगल्स का था। लेकिन उस छोटे से इलाके में, किसकी? मेवाड़ की बात है, मेवाड़ पे कभी अकबर कब्जा नहीं कर पाया, अकबर वहाँ कब्जा नहीं कर पाया। और स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था मेवाड़, कि मेवाड़ में कब्जा करेंगे तो एक सिंपल रूट मिल जाएगा, एक ऐसा रूट, छोटा रूट, जो आप पोर्ट्स तक पहुँच सको, आप गुजरात के पोर्ट्स तक पहुँच सको, उसका एक छोटा रास्ता मिल सकता है मेवाड़ से। लेकिन मेवाड़ को कभी जीत नहीं पाया अकबर। किसकी वजह से? महाराणा प्रताप की वजह से। महाराणा प्रताप की वजह से कभी उन जो पोर्ट्स पे पहुंचने के लिए मेवाड़ को, इलाके को जो कब्जाना था, वो कभी कब्जा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जो महाराणा प्रताप थे, इनकी जो जीवन शैली है ना, ये क्या रहे? जंगलों में रहे, ठीक है। अरावली रेंज है, आपको पता है राजस्थान में अरावली रेंज है। तो अरावली रेंज की हर एक पहाड़ी में, हर एक पहाड़ी को ये नोन थे उस चीज़ से, भाई जंगलों में रहते थे, आम आदमियों के साथ उठना बैठना, गाँव के लोगों के साथ उनको तलवार चलाने सिखाना, उनका सब कुछ उनके साथ, इनकी पूरी प्रैक्टिस हुआ करती थी। तो ऐसी ऐसी उन्होंने अपनी आर्मी खड़ी करी। इनकी कोई जो आर्मी थे बहुत प्रोफेशनल नहीं थी। इन्होंने आम आदमी को, आम जनता को तलवार चलानी सिखाई, भाला चलाना सिखाया, युद्ध नीति सिखाई, युद्ध कौशल सिखाया, कैसे युद्ध लड़ा जाता है, क्या क्या तरीक़ों से हम किसी को हरा सकते हैं, क्या तुम्हारी स्ट्रेटेजी हो सकती है, तो वो सब इन्होंने सिखाया। अब मेवाड़ जो इलाका हो गया आपका, अरावली रेंज वाला वो हो गया इलाका। अब अरावली रेंज में कुछ सैनिक ऊपर बैठे रहते थे अरावली की टॉप में, कुछ नीचे बैठे रहते थे। तो ये सब युद्ध नीति, ऊपर से जैसे अकबर की सेना आई, ऊपर से बाण चला दिए गए, तीर चला दिए गए, भाले चला दिए गए। तो एक प्रॉपर ऐसी स्ट्रेटेजी बना ली थी महाराणा प्रताप ने कि इन पे विजय पाना बड़ा मुश्किल था, इन पे विजय पाना बड़ा मुश्किल हो गया था। ऊपर से इनका एकदम हौसला, इतना बुलंद हौसला इनका, ठीक है, लंबे चौड़े, युद्ध नीति में एकदम नंबर 1। तो ये सब जो खूबियाँ थी महाराणा प्रताप की, इन्हीं वजह से कभी भी अकबर इनको हरा नहीं पाया। बुक्स में लिखा है कि इन दिस बैटल महाराणा प्रताप डाइड, लेकिन ऐसा नहीं है, इस युद्ध में नहीं हारे वो। उनकी जो मरने की वो है कहानी, वो हम अभी पढ़ते हैं आगे। सबसे ज़्यादा लिखोगे महाराणा प्रताप के बारे में कि इनके फादर का नाम क्या था। पहले इनका बॉन्ड लिख लेते हैं, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ। तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, ये हुआ 9 मई 1540, 9 मई 1540 में इनका जन्म हुआ। किसका? महाराणा प्रताप का। कहाँ पे हुआ? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ में। कहाँ जन्म हुआ? कुंभलगढ़। इनके जो फादर थे, जो महाराणा प्रताप के फादर थे, उनका नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। और जो इनकी मदर थी, इनका नाम था रानी जयवंती। तो फादर का नाम उदय सिंह हो गया और माता का नाम रानी जयवंती लिख लोगे आप, ठीक है। तो इनके फादर हो गए, ये इनकी मदर हो गई। मदर का नाम रानी जयवंती और फादर का नाम उदय सिंह। अब हुआ क्या करते थे उस समय कि जब अकबर को पता लगा कि भाई राजपूतों को ऐसे हराना बड़ा मुश्किल है, राजपूतों को हराना मुश्किल है, क्योंकि राजपूत हमेशा लड़ाके टाइप के रहे हैं, मतलब युद्ध नीति इनको हराना बड़ा मुश्किल है था शुरू से ही। ये मतलब एक कौम ऐसी है जो लड़ाकी कौम थी, लड़ने में एक्सपर्ट लोग थे राजपूत लोग।
तो अकबर ने कहा इनको वैसे तो हम डिफीट नहीं कर सकते कि अपनी सेना लेके गए और राजपूतों को हरा दिया, ये पॉसिबल तो नहीं है। तो अकबर ने क्या करा, मैंने आपको बताया ना कि वो पॉलिटिक्स बहुत अच्छी खेलता था। वो युद्ध तो कभी करने गया ही नहीं खुद, क्योंकि उसकी मतलब वो डरता था युद्ध में, बहुत उसकी हवा निकला करती थी इन राजपूतों के आगे जाने में। तो उसने क्या नीति अपनाई कि उन्होंने राजपूतों के अंदर ही फूट डालनी शुरू कर दी। उस समय के बहुत सारे आपके राजा हुआ करते थे राजपूतों में, तो उनमें इन्होंने क्या करा, फूट डालनी शुरू कर दी, मतलब राजपूतों में ही आपस में फूट डालनी शुरू कर दी। जिसके कारण क्या हुआ कि राजपूत डिवाइड हो गए आपस में, राजपूत आपस में डिवाइड हो गए और एक एक करके इसने कभी किसी राजपूत को हराया, कभी इसने किसी शासक को हराया, कुछ इसके साथ मिल गए, ऐसा करके सब आपस में बढ़ गए। तो उसके बाद क्या हुआ, जब अकबर इसका बॉन्ड हुआ, किनका बॉन्ड हुआ, महाराणा प्रताप जी का जब पैदा हुआ है 9 मई 1540 में। उसके बाद जैसे इनके फादर के साथ जो और राजपूत थे उनकी आपस में लड़ाइयाँ हुई, अपने इनके डिस्प्यूट हुआ और सब धीरे धीरे अलग हो गए। तो जो महाराणा प्रताप जी थे ये आपके चले गए जंगलों में, कहाँ के, अरावली के जंगलों में चले गए। वहाँ इन्होंने अपना बचपन काटा, बचपन तो क्या कहेंगे, बचपन तो उन्होंने अब महल में काटा, लेकिन उसके बाद की जो इनकी जीवन था, जवानी वाला जो इनका टाइम था, ये उन्होंने वहाँ काटा जंगलों में। ठीक है, इनकी क्या आदत रही है, मतलब जब भी ये कहीं कहते तो एज अ लीडर हमेशा रहे हैं। अर्थात लीडर की खूबी होती है एक इंसान के अंदर कि कोई इंसान कितना अच्छा लीडर बन सकता है। तो जहाँ भी जाते थे एक लीडर बन जाते थे, वहाँ के लोगों को समझाना, उन्होंने लोगों को तलवार चलानी सिखाई, उन्हें बताया कि हम मेवाड़ नहीं दे सकते, हम मेवाड़ किसी भी कीमत पे मुगल्स के हाथ में नहीं दे सकते। तो लोगों को इन्होंने समझाया, लोगों के अंदर इन्होंने एक भक्ति, एक भावना ऐसी पैदा कर दी कि मुगल्स के खिलाफ कि बस लोग कुछ भी करने को तैयार थे। तो यही कारण रहा है कि कभी भी अकबर इनको जाके इनके सामने कभी युद्ध के कभी कामयाब हो नहीं पाया। लास्ट में क्या है, इनकी जो मृत्यु हुई थी एक शेर के हमला करने से हुई है। जो महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई है शेर के एक हमला करने से हुई है, अकबर ने इनको नहीं मारा था इस युद्ध में। अब आप आगे देखो, आप आगे सुनो। अब जो महाराणा प्रताप जी थे भाई 10-10 किलो के तो जूते पहनते थे, 10 किलो का एक जूता, 10 किलो का एक जूता। ठीक है, 7.5 फीट के ये थे। ठीक है, 70 किलो का इनका, 80 किलो का इनका भाला हुआ करता था। ठीक है, 20 किलो की इनकी तलवार हुआ करती थी। ठीक है, 40-50 किलो का इनका कवच हुआ करता था जिसे पहन के लड़ा करते थे। तो इतने योद्धा किस्म के इंसान रहे हैं महाराणा प्रताप। तो इनके आगे अकबर आते हुए हमेशा अकबर की हवा निकली करती थी, अकबर कभी इनके सामने आ ही नहीं सकता था। कारण क्या है, आपको पता है 7.5 फीट का आदमी, आप सोचो 7.5 फीट का आदमी, उसके हाथ में 20 किलो का भाला। आप 20 किलो का डंबल उठाओगे ना, डंबल जिम जाते होंगे आप, डंबल उठाओगे हवा निकल जाएगी आपकी। 20 किलो के आप यूँ भी नहीं कर सकते, एक बार एक रैप नहीं मार सकते आप। तो 20 किलो की इनकी तलवार हुआ करती थी, 80 किलो का इनका भाला हुआ करता था। 80 किलो का भाला, 80 किलो समझ रहे हो ना, 80 किलो के भाले से मारते थे, एक भाले से मारते थे और 4 आदमी के आर पार निकल जाता था वो, क्योंकि सेना छोटी हुआ करती थी। इन्होंने युद्ध नीति में यही सिखाया कि एक मारो और ऐसा मारो कि 4 मरे, तभी तो जीतेंगे। भाई 80,000 की सेना, 10,000 की सेना 80,000 को कैसे हराएगी जब एक आदमी 4-5 आदमी को मारेगा। तो उनकी ऐसी नीतियाँ हुआ करती थी। 80-80 किलो के भाले जहाँ मर्जी वहाँ मारो, बिल्कुल एक के फाड़ के 4 को निकल जाता था। ये की नीतियाँ हुआ करती, युद्ध नीति। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी में क्या था, बहलोल खान सेनापति हुआ करता था अकबर का। तो उसमें इन्होंने अपनी 20 किलो की तलवार से बहलोल खान को घोड़े समेत 20 से काट दिया। बहलोल खान घोड़े पे बैठा हुआ था, इन्होंने उसको घोड़े समेत 20 से काट दिया था, पूरा 20 से। घोड़ा भी कट गया और बहलोल खान भी बीचों बीच पूरा काट दिया था। किसको, बहलोल खान को। किसने, महाराणा प्रताप ने। अब ऐसे महाराणा प्रताप को हरा पाएगा कभी अकबर? सोचो, हम क्या इतिहास पढ़ रहे हैं, हम इतिहास में क्या पढ़ रहे हैं, हम गलत पढ़ रहे हैं। महाराणा प्रताप कभी हारे ही नहीं अकबर से, कभी वो हार ही नहीं सकते थे। तो गलत इतिहास पढ़ाया गया है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो पूरा गलत इतिहास है, जो बुक में लिखा है कि अकबर, वो महाराणा प्रताप हार गए अकबर से। अरे कैसे हार सकते हैं, खुद दिमाग लगाओ ना। महाराणा प्रताप कभी हारे ही नहीं अकबर से। भाई जो आदमी घोड़े समेत काट देगा किसी को, उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाओ ना आप। उसे कौन पकड़ लेगा, कोई पकड़ लेगा, किसी के काबू में आ जाएगा वो, मतलब ही नहीं होता आ जाए। ऐसे ही हुआ करते थे इनके घोड़े। जो महाराणा प्रताप का घोड़ा हुआ करता था उसका नाम था चेतक। क्या नाम था, चेतक। तो उनका घोड़ा हुआ करता था चेतक। तो हुआ क्या था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी जब चल रही थी, उसमें क्या हुआ कि जब महाराणा प्रताप कमज़ोर पड़ गए, जब उनकी सेना, आधी सेना इधर थी आधी इधर थी, और वो बीच में फंस गए, पूरी मुगल्स की सेना के बीच में फंस गए वो। तो जो उनका घोड़ा था चेतक, उसने देखा कि महाराणा प्रताप फंस गए हैं, तो उसको क्या आया कि उसको अब महाराणा प्रताप को कैसे ना कैसे करके बचाना है, उनका घोड़े को। तो क्या था, उस समय जो फाइट्स हुआ करती थी उसमें ना हाथियों के ना सूंड के आगे तलवार लगा करती थी, कि मतलब हाथी वैसे भी मार रहे हैं दूसरे को, अपना फाइट कर रहे हैं, और आगे तलवार से भी अपनी सूंड से तलवार चला रहे हैं। तलवार के आगे, सूंड के आगे तलवार रहती थी, और सूंड चला के तलवार से मारा जा रहा है सबको। तो हुआ क्या, जब बहुत सारे हाथियों ने महाराणा प्रताप को घेर लिया, बहुत सारी सेना ने
बिल्कुल चक्रव्यूह बना के महाराणा प्रताप को घेर लिया गया। तो हुआ क्या, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था कौन, चेतक, उसने जो चक्रव्यूह बनाया उसको लांगा, चक्रव्यूह को टाप के कूदा वो। तो जैसे ही महाराणा प्रताप का घोड़ा चक्रव्यूह को कूद रहा था, उसको छलांग मारा था उसके ऊपर से, वैसे ही एक हाथी की तलवार से, भाई अकबर के हाथियों के, मैंने बताया ना उस समय तलवार लगी थी आगे, तो जैसे एक हाथी ने ऊपर सूंड करा तो उसमें महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक, उसकी एक टांग कट गई, टांग का आगे वाला हिस्सा थोड़ा सा कट गया। लेकिन महाराणा प्रताप जैसे उनका नाम वैसे उनके घोड़े, जो उनका घोड़ा था चेतक, चेतक का एक स्कूटर भी चलता रहा पहले, तो मतलब आपके, अगर आपने देखा होगा, नहीं हमारे तो पूरा बचपन में आधी जवानी तक चेतक ही देखा है। चेतक सबसे महंगा स्कूटर हुआ करता था अपने टाइम का, चेतक। किसके ऊपर है वो नाम, किसका नाम है चेतक, चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है। क्यों रखा उसका नाम चेतक, ऐसे उनका घोड़ा था, इतना काबिल, अपने राजा के लिए इतना समर्पित हुआ करता था कि उसने छलांग मारी, उसकी एक टांग कट गई, लेकिन वो टूटी हुई टांग से दौड़ता रहा, तब तक दौड़ता रहा जब तक महाराणा प्रताप को मुगल्स की सेना से दूर ना ले गया। कौन, महाराणा प्रताप का चेतक। इतना ईमानदार, इतना वफादार और इतना बहादुर, कौन, चेतक। कैसे कैसे करके वहाँ से निकला। उसके बाद उसने 28 फीट लंबी एक नाला था, 28 फीट लंबी एक छलांग मारी उस नाले के ऊपर। भाई 28 फीट लंबा एक खाई टाइप की, नाला टाइप का था, उससे कूदा, 28 फीट की छलांग मारी महाराणा प्रताप के घोड़े ने। और जैसे उन्हें छलांग मारी उसके बाद उसने वहाँ अपने प्राण त्यागे। जब 28 फीट की उसने छलांग मारी, टूटे पैर से, कटे पैर से, एक पैर कट गया था घोड़े का, लेकिन उसने छलांग मारी और महाराणा प्रताप को खाई के दूसरी साइड ले गया, जहाँ पे अकबर की सेना का कोई आदमी नहीं आ सकता था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको पार कर दे खाई को, लेकिन महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने उस खाई को पार करा और पार करते ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। ये सोचो, अपने प्राण रोक के बैठा हुआ था वो कि महाराणा प्रताप को कैसे ना कैसे करके इस खाई से पार ले जाता हूँ मैं। ऐसे थे महाराणा प्रताप के घोड़े। ऐसे ही महाराणा प्रताप का हुआ करता था हाथी, जिसका नाम था राम प्रसाद। क्या था नाम, राम प्रसाद। अब घोड़ा तो महाराणा प्रताप को बचा के चले गया, लेकिन राम प्रसाद का हाथी वो सबके बीच में फंस गया। अब भाई हाथी तो नहीं मार सकता ना 28 फीट की छलांग, ये तो आप सब जानते होंगे, 28 फीट की छलांग हाथी नहीं मार सकता। देखो ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू हूँ तो मैं महाराणा प्रताप की तारीफ ही करता चले जाऊँगा, फैक्ट बात बता रहा हूँ, लॉजिकल बात बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाथी ने भी 28 फीट की छलांग मार दी, ऐसा नहीं है। जो महाराणा प्रताप के घोड़ा था उसने 28 फीट की छलांग मारी है। पढ़ो इतिहास, आप कुछ और बुक पढ़ो, एनसीईआरटी में तो लिखा है बैटल ऑफ हल्दीघाटी में हारे थे, बाकी आप रियल इतिहास पढ़ो। अगर आपको इतिहास पढ़ना है ना तो आप इनका पढ़ो इतिहास, आप शिवाजी का इतिहास पढ़ो, आप महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ो, आप मराठाओं का इतिहास पढ़ो, पेशवाओं का इतिहास पढ़ो, इनका था इतिहास। ये सब तो लुटेरे थे, लूटने आए थे भारत को, इनको रोका किसने। ये सब ना होते तो हम तो कभी, ये महाराणा प्रताप लोगों ने मेवाड़ को बचा के रखा, शिवाजी लोग महाराष्ट्र में रहे, मराठा पेशवा क्या करें, इन सब ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। भाई मराठा पेशवा तो इतने खतरनाक थे अपने टाइम में कि उन्होंने तो आसपास जो पड़ोसी राज्य थे ना उनसे कर लेते रहे कर, कि भाई अगर भारी आक्रमण होगा ना तुम पे तो तुम हमें कर दो, एक टैक्स दो हमें, तुम्हारी सिक्योरिटी हम करेंगे। इस टाइप के शासक रहे हैं। इनका इतिहास पढ़ो, शिवाजी पढ़ो, शिवाजी के बारे में पढ़ो। अभी आपने देखा होगा कि अभी नेवी का जो नया इंसाइन हो रहा है उसमें भी शिवाजी से रिलेटेड कुछ आएगा। तो इतिहास पढ़ना है तो आप इन सब का पढ़ो, महाराणा प्रताप का पढ़ो, शिवाजी का पढ़ो, मराठा पढ़ो, पेशवा पढ़ो, ये है इतिहास पढ़ने वाली चीज़ें। अब किसने क्या लूटा, इसने उसे लूटा, फिर हमने मंदिर तोड़े, फिर इन्होंने वहाँ धन लूटा, फिर इन्होंने ब्रिटिशर्स को दे दिए, फिर फैक्ट्री की परमिशन दे दी, ये क्या इतिहास है। ये चीज़ तो फिर भी ठीक है, जेन्युइन है कि ऐसा हुआ था, लेकिन जो गलत है इतिहास में, ये बैटल ऑफ हल्दीघाटी तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, राजपूत तो आज भी नहीं मानते कि ऐसा हुआ होगा, और आप भी नहीं मानोगे। अगर आप सुन रहे हो आपकी भाई 80 किलो का भाला, 70 किलो का कवच, ठीक है, 7.5 फीट के आदमी कैसे हारेंगे वो। ठीक है, घोड़े का मैंने आपको बताया चेतक, कितना वफादार घोड़ा उनका, जिसने 28 फीट की छलांग मारी, उसके बाद अपने प्राण त्यागे। वो चाहता रहा वहीं अपने प्राण त्याग सकता था, लेकिन नहीं, उसने अपने महाराणा प्रताप को बचाया और उनकी जान बचा के उन्हें 28 फीट की खाई कूदाई। उसके बाद महाराणा प्रताप ने फिर अपनी सेना बनाई थी। तो ऐसे ही करते हमेशा, अगर 2 कदम पीछे लिए हैं तो फिर आगे 5 कदम और लिया करते थे वो। एक उनका हाथी, अब हाथी पे आते हैं उनके। हाथी का क्या नाम था, हाथी का नाम था राम प्रसाद। अब राम प्रसाद, अब वो पकड़ा गया। भाई राम प्रसाद क्या है, राम प्रसाद ने अकबर के बहुत सारे हाथी मारे उस फाइट में। जब उसके आगे सूंड के आगे तलवार लगा करती थी तो दोनों की साइड से तलवारें थी, ऐसे तो है नहीं केवल अकबर लगाएगा, दोनों के साइड में हाथियों में तलवार थी, हाथियों की सूंड पे तलवार लगी हुई थी। तो हुआ क्या, भाई राम प्रसाद हाथी पकड़ा गया, उसने बहुत सारे हाथी मारे अकबर के। अकबर पे बात पहुंची कि भाई जो बैटल ऑफ हल्दीघाटी है इसमें हमें नुकसान हो रहा है हाथियों का। तो अकबर ने पूछा क्या बात हो गई, तो बाद उन्होंने बताया कि उनका एक हाथी है राम प्रसाद, बहुत ही ताकतवर हाथी है, बहुत ही खतरनाक हाथी है। तो अकबर ने बोला कि इस हाथी को पकड़ के लाओ। अब अकबर ने बोल तो दिया पकड़ के लाओ,
लेकिन महाराणा प्रताप भी चले गए, चेतक भी महाराणा प्रताप को बचा के ले गया। अब फंस गया राम प्रसाद अकेला। भाई महाराणा प्रताप की आर्मी फंस गई और राम प्रसाद को मारा नहीं। अकबर के सेना के जितने भी सेनापति थे उन्होंने राम प्रसाद को मारा नहीं। उन्होंने क्या करा, राम प्रसाद को कैद कर लिया। राम प्रसाद को कैद करके वो ले गए कहाँ पे, मुगल एम्पायर में, अपने कोर्ट में ले गए। वहाँ पे अकबर ने कहा भाई खूब खातिरदारी करो राम प्रसाद की, अपना पूरी खातिरदारी करो, जो मर्जी खिलाओ, जो इनको पसंद है, हाथियों के लिए जो सबसे बेस्ट फूड है वो दो, तगड़ा करो और तगड़ा करो, ये हमारी सेना के लिए लड़ेंगे। लेकिन राम प्रसाद वो भी चेतक की तरह इतने वफादार कि उन्होंने महाराणा प्रताप की याद में कुछ नहीं खाया उन्होंने 1 महीने तक राम प्रसाद ने कुछ नहीं खाया, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई राम प्रसाद की। तो ऐसा प्यार था महाराणा प्रताप के लिए। जब हाथी घोड़े इतने प्यार कर रहे हैं जिस आदमी से, सोचो उस आदमी का क्या चरित्र होगा, उस आदमी का क्या वास्तविकता क्या होगी उस आदमी की, कि हाथी घोड़े ने अपनी जान दे दी उसके लिए। भाई राम प्रसाद अकबर के लिए भी लड़ लेता, क्यों नहीं लड़ा वो? उसने भोजन ही नहीं करा, उसने कुछ खाया नहीं राम प्रसाद ने 1 महीने तक, और उसकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। अकबर के कोर्ट में ही, अकबर के महल में ही उसकी मृत्यु हो गई। किनकी? राम प्रसाद की मृत्यु हो गई। अकबर ने राम प्रसाद का नाम बदल के पीर रख दिया था। अकबर के जो राम प्रसाद हाथी था उसका नाम बदल के क्या रख दिया था? पीर रख दिया था, पीर। लेकिन कुछ ना खाने की वजह से राम प्रसाद ने अपने प्राण त्याग दिए। तो घोड़े ने भी अपने प्राण त्यागे अपनी मर्जी के अनुसार। जब उनको त्यागना था, जब उन्हें देखा कि मैंने अब महाराणा प्रताप को सही जगह सही सलामत पहुंचा दिया है 28 फीट की छलांग मार के, तब घोड़े ने अपने प्राण त्यागे। और दूसरा राम प्रसाद ने कब? भूखा रह के, महाराणा प्रताप की याद में भूखा रह के। तो अकबर ने एक बात बोली थी कि जब मैं महाराणा प्रताप के हाथी को नहीं झुका पाया तो महाराणा प्रताप को क्या झुकाऊंगा? सिंपल सी बात है, जब महाराणा प्रताप के एक हाथी को नहीं झुका पाया अकबर, उसे कुछ खिला नहीं पाया, तो महाराणा प्रताप की कैसे झुका सकता है? तो ये इतिहास है महाराणा प्रताप का। इतिहास पढ़ना है तो महाराणा प्रताप का पढ़ो। क्यों पूजा आता है महाराणा प्रताप को? जो उनके पूजने का कारण है यही है। अब ये उत्तराखंड में भी देखोगे तो देहरादून में एक महाराणा प्रताप चौक है, इनके नाम के हर जगह चौक है। अब राजस्थान में जाओ इनके नाम की यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी आपको। तो इतना बड़ा चरित्र है महाराणा प्रताप का। और आपको लगता है हार जाएंगे बैटल ऑफ हल्दी घाटी में? कभी नहीं हारे, कभी नहीं। उसके बाद जंगलों में ही एक बार एक शेर के हमले द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी, जब इनकी इलाज चल रहा था, इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। यह है सच्चाई बैटल ऑफ हल्दी घाटी की। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो अकबर को भी शौक लगा था। एक शर्म की बात होती है, अकबर जैसा भी था, पर अकबर ने कभी क्या करा, अकबर ने युद्ध करते हुए कभी धोखा नहीं दिया, युद्ध में कभी धोखा नहीं दिया अकबर ने। लेकिन जब ये मरे, जब इनके गुजरे हमारे महाराणा प्रताप, तब अकबर को भी दुख हुआ। अकबर ने भी बोली थी ये बात, कितने मतलब उसके आंख से आंसू हो गए कि महाराणा प्रताप गुजर गए, क्योंकि वो चाहता था मेवाड़ पे कब्जा करना। लेकिन उसकी जो इच्छा थी कभी पूरी नहीं हो पाई। ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई किसकी? अकबर की, कि मेवाड़ पे कब्जा कर ले। किसकी वजह से? महाराणा प्रताप की वजह से। तो ये है महाराणा प्रताप का असली इतिहास। ठीक है, 70 किलो के कवच, 80 किलो का भाला, 7.5 फीट की हाइट, 10-10 किलो के जूते, ये पहनते थे महाराणा प्रताप। तब युद्ध में उतरते थे। आप 5 किलो का जूता पहन लो, आप चल नहीं पाओगे, भाग नहीं पाओगे ढंग से। तो ये उनका इतिहास है महाराणा प्रताप का। तो इतिहास पढ़ना है तो राजपूतों का पढ़ो, भारत में इतिहास पढ़ना है तो आप शिवाजी मराठा पेशवाओं का पढ़ो। ये इतिहास पढ़ने वाले, ये थे लड़ाके, इन्होंने हमारे देश के लिए फाइट करी है। समझ गए आप? तो आज के बाद बैटल ऑफ हल्दी घाटी जब भी बोलेंगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि महाराणा प्रताप हार गए। इन दिस बैटल बस ये याद रखो कि बैटल हुई अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। आपसे कोई ये पूछा भी नहीं जाएगा बेसिकली कि इसमें जीता कौन। ठीक है, ये डिस्प्यूटेड है चीज़ें, बस आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी खत्म होगी। समझिए ना, बैटल ऑफ हल्दी घाटी इतना ही है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब नेक्स्ट, अब देख लो, अकबर टॉपिक में आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ, उसकी डेथ मैंने बता दी थी आपको। अब इसके अकबर के 9 रत्न पढ़ने हमें, कि अकबर के 9 रत्न कितने हुआ करते थे। उन्हें 9 रत्न कौन कौन से हैं? 9 तो मैंने बोल दिया ना, 9 है। तो कौन कौन है अकबर के 9 रत्न, वो पढ़ लेंगे। अकबर के 9 रत्न, सबसे पहला था बीरबल। कौन था? बीरबल। बीरबल मैंने आपको बताया था, बीरबल कौन था? एक हिंदू था। बीरबल कौन था? एक हिंदू था। इसका रियल नेम क्या था? रियल नेम क्या था? रियल नेम वाज क्या था? महेश दास। महेश दास। तो बीरबल का रियल नेम वाज महेश दास। और आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था कि बीरबल पहला हिंदू था और आखिरी हिंदू था ये जिसने दिल्ली लाही धर्म को अपनाया था।
किस धर्म को अपनाया था? दिल्ले लाही। दिल्ले लाही धर्म किसने स्टार्ट किया था? अकबर ने स्टार्ट किया था। और दिल्ले लाही में क्या था? दिल्ले लाही धर्म में एक नया धर्म बनाया गया था, जिसके बाद अकबर ने इलाही संवाद चलाया, जिसका अकबर ने प्रयागराज का नाम बदल के इलाहाबाद रख दिया था, जिसे हमारे योगी जी ने फिर ठीक कर दिया। योगी जी भी हमारे महाराणा प्रताप ही हैं आजकल के, ठीक है। तो रियल नेम क्या है इसका? महेश दास। किसका? बीरबल का। इतना रख लोगे। दूसरा बीरबल हो गया। अब तानसेन, तानसेन ये भी हिंदू है। तानसेन का रियल नेम क्या है? इनका रियल नेम था राम तनूर पांडे। क्या था? राम तनूर पांडे। किसका नाम है? तानसेन का। तानसेन का रियल नेम क्या है? राम तनूर पांडे, ठीक है। इनके पास एक उपाधि थी, एक टाइटल था भाई, एक टाइटल हुआ करता था राम तनूर पांडे पे। इनका नाम है कष्टा वाणी है। कष्टा वाणी विलास। कष्टावाणी विलास, ये एक टाइटल हुआ करता था राम तनूर पांडे के पास। किसने दिया था टाइटल इनको? अकबर ने। अब तानसेन सुना होगा आपने, बहुत बड़ा एक संगीतज्ञ मानते हैं तानसेन को। तानसेन को क्या मानते हैं? बहुत बड़ा संगीतज्ञ। इसका रियल नेम था राम तनूर पांडे। अकबर एक बार युद्ध में इनको लेके आया था, बंदी बना के, बंदी के अपने साथ लेके आया था राम तनूर पांडे को, और इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया था? तानसेन। क्या नाम रख दिया था? तानसेन। अगला है टोडरमल, ठीक है। तो टोडरमल था ना, ये लैंड रिवेन्यू मिनिस्टर हुआ करता था अकबर के कोर्ट में। लैंड रिवेन्यू मिनिस्टर क्या हुआ करता था? लैंड रिवेन्यू मिनिस्टर। अब जो 9 रत्न है ना अकबर के, अब बोलोगे 9 रत्न क्या है सर? अरे 9 रत्न मतलब 9 ऐसे लोग जो एक रत्न के बराबर हैं, मतलब बहुत ही प्रीशियस टाइप के लोग हैं। तानसेन तो इसके म्यूजिशियन से तो कई बार बारिश हो जाया करती थी। ऐसे कहते हैं कि जब ये म्यूजिशियन में अपनी कलाएं दिखाया करता था तो कई बार बारिश हो जाया करती थी। इस टाइप के टैलेंट थे इन सब में। बीरबल हो गया, तानसेन हो गया, टोडरमल हो गया, ये लैंड रिवेन्यू मिनिस्टर थे, सब टैलेंटेड है भाई। अगर आपसे पूछा कोई अकबर से पहले 9 रत्न किसने रखे हैं, तो अकबर से पहले 9 रत्न चंद्रगुप्त ने रखे हैं। चंद्रगुप्त ने भी 9 रत्न रखे थे। लेकिन इतिहास में फेमस, मैं आपको बताया, इतिहास वही पढ़ाया जा रहा है हमें जो इतिहास, हमारा इतिहास तो जल गया था ना। हमारा इतिहास तो उन्होंने जला दिया था नालंदा यूनिवर्सिटी में। जो हमारे इतिहास की बुक्स हैं वो तो जला दी गई हैं। हम अपना इतिहास पढ़ेंगे कहाँ से? वो तो सब जला दिया गया है। जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ाया जा रहा है जो चाहते थे कि लोग पढ़ें हमारे बाद। ये लोग यही चाहते थे कि हम इनको ही पढ़ें, हम इनको ही पढ़ रहे हैं। लेकिन जो हमारा मेन इतिहास है, जो भारत का इतिहास है वाकई में, वो सब तो जला दिया था। 1204 में नालंदा जल गई थी, बख्तियार खिलजी ने जलाई थी। तो वो सब इतिहास हमारा तो जल चुका है। तो ये पढ़ रहे हैं हम कौन सा? अकबर के 9 रत्न। इससे पहले किसने रखे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन उनके 9 रत्न फेमस नहीं है, चंद्रगुप्त ने रखे थे। उनके 9 रत्न फेमस नहीं है। फेमस 9 रत्न किसके? अकबर के। फेमस 9 रत्न अकबर के ही है। कितने हो गए? 3 हो गए। कौन से? बीरबल, तानसेन और टोडरमल। चौथा लिख लो, यह है अबू फजल। चौथा कौन सा है? अबू फजल। नोट करेंगे पहले 4, ये नोट कर लो। अबू फजल हो गया। क्या लिख रहता है? अबू फजल। अब ये नाम देख के आपको एक चीज़ याद आ गई होगी, मैंने आपको पहले बताया था भाई, अकबर की जो बायोग्राफी है, बायोग्राफी ऑफ अकबर किसने लिखी है? इन्होंने लिखी है। जो अकबर की बायोग्राफी है इन्होंने लिखी है। क्या कहते हैं इसे? आईने अकबरी। आईने अकबरी क्या कहते हैं? आईने अकबरी। तो जो आईने अकबरी है ये किसने लिखी है? अबू फजल ने। किसने लिखी है? अबू फजल ने। इसके बाद एक नाम आता है फैजी। क्या नाम आता है? फैजी। जो फैजी था ना, ये मुगल्स में हेड होता रहा। किसका? हेड ऑफ द लाइब्रेरी। जो पुस्तकालय था मुगल्स का, जो मुगल्स का पुस्तकालय था, उनका हेड हुआ करता रहा। कौन? फैजी। कौन हुआ करता रहा हेड? फैजी।
कितने हो गए? 4, ये 5वां है, ठीक है, छठे ये हैं। इसका बाद आता है अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन है? अब्दुल रहीम खाने खाना। तो अब्दुल रहीम खाने खाना है, कौन है? मैंने आपको पढ़ाया था पिछला, आपने अकबर का लेक्चर देखा होगा, उसमें मैंने पढ़ाया था अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था? सन ऑफ बैरम खान। ये बैरम खान का लड़का था, सन ऑफ बैरम खान। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो कुछ समझ नहीं आएगा, और समझ आने का मतलब भी नहीं है, क्योंकि पिछला मैं सब बता चुका हूँ, ये सब नाम आ चुके हैं एक एक बार कहीं। तो अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था? सन ऑफ बैरम खान। अब आप बोलोगे बैरम खान कौन है? अब मैं आपको फिर बताऊंगा, इससे बढ़िया पिछली वीडियो देख लो, ठीक है। बैरम खान का लड़का है कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना। बैरम खान अकबर के साथ रहा, कई मिशंस में रहा, इसने बैरम खान ने सिखाया अकबर को, युद्ध नीतियाँ सिखाई, बहुत कुछ सिखाया। तो बैरम खान के पूरी डिटेल पढ़ा रखी है मैंने पिछली वीडियोज़ में, वहाँ जाके जरूर पहले वीडियोज़ देख लेंगे आप। अब ये हो गया। अगला है मान सिंह। मान सिंह, ये 7वां है। 8वां है मुल्ला दो प्याजा। अब ये खाने का नाम याद आ गया होगा, होटलों में चलता है ना, पनीर दो प्याजा, मशरूम दो प्याजा, ऐसे मुल्लो दो प्याजा है ये। और लास्ट है फ़कीर, फ़कीर अज़ीउद्दीन। लास्ट क्या है? फ़कीर अज़ीउद्दीन। और ये है मुल्लो दो प्याजा, ठीक है। जो फ़कीर अज़ीउद्दीन थे, इनके बारे में कहते हैं कि ये हकीम थे, बहुत तगड़े। क्या थे? हकीम। वही अकबर के कोर्ट में सबसे तगड़े हकीम माने जाते थे फ़कीर अज़ीउद्दीन। हकीम मतलब डॉक्टर टाइप के हैं, ठीक है। अब अभी भी आते हैं कई लोग, अब भी हकीम पे जाते हैं अपना इलाज कराने, तो वही है। तो हकीम हुआ करते थे कौन? फ़कीर अज़ीउद्दीन। और मुल्लो दो प्याजा 8वें कौन है? मुल्लो दो प्याजा। अब इनके बारे में कहानी है, कहावत है, पता नहीं सच है कि झूठ है, कि भाई इनको अपने व्यंजन में भोजन करते समय अपने जो व्यंजन थे उसमें इन्हें 2 प्याज ज़रूर चाह करते थे इनको, मतलब 2 प्याज की डिमांड हुआ करती थी। तो अकबर ने इनका नाम रख दिया मुल्लो दो प्याजा, ठीक है। 2 प्याज खाने के मतलब इनको खाने में खाना हो ना हो, पर 2 प्याज ज़रूर होने चाहिए, खाना चाहे कितना भी हो, 2 प्याज हमेशा इनकी डिमांड रहा करती थी। इस वजह से इनका नाम रख दिया गया क्या? मुल्लो दो प्याजा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, ठीक है। फैजी कौन है? हेड ऑफ द लाइब्रेरी। अब्दुल रहीम खाने खाना कौन है? सन ऑफ बैरम खान है। मान सिंह 7वें हो गए, 8वें मुल्लो दो प्याजा, और 9th हो गए फ़कीर अज़ीउद्दीन। जिनके आगे मैं लिख रहा हूँ, केवल ये चीज़ याद करनी है, लिखने के लिए सबके आगे लिख सकते हैं, पर एक्स्ट्रा है वो आपके कभी पेपर में आएगा नहीं। जिनके आगे लिखना है मैं खुद लिख रहा हूँ। तो ये कौन है? हकीम है। ये सन है किसके? बैरम खान के। और फैजी कौन था? हेड ऑफ द लाइब्रेरी। लैंड रिवेन्यू मिनिस्टर मैंने आपको बता दिया कौन था? टोडर में। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब अकबर के बारे में जो कुछ केवल एक ही पॉइंट रहता है, एक चीज़ रहती है, वो ये है कि अकबर के कोर्ट में आने वाले ब्रिटिशर देख लो आप, ठीक है। भाई सबसे पहले आप लिखोगे, जो सबसे पहला ब्रिटिशर आया ना मुगल्स पीरियड में, अगर मैं बात करूँ मुगल्स पीरियड की, किसकी? जो मुगल्स पीरियड था, मुगल्स पीरियड में जो सबसे पहले आने वाला ब्रिटिशर है वो है आपका थॉमस स्टीवंस। ये सबसे पहले भारत आया था मुगल पीरियड के दौरान। सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? थॉमस स्टीवंस। लेकिन ये गए महाशय गोवा। कहाँ गए? गोवा। ये नहीं आए इधर दिल्ली विल्ली की तरफ, इन्हें गोवा पसंद आ गया, पार्टी करने वहाँ चले गए, ठीक है। कौन? थॉमस स्टीवंस। इसके बाद लिखोगे इन 1583। 1583 में कौन आया? 1583 में सेकंड ब्रिटिशर आएंगे, रैल्फ फिंच। क्या नाम है? रैल्फ फिंच। कई जगह फिच भी लिखा रहता है, ये FITCH, तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग आप। रैल्फ फिंच और रैल्फ फिच, ये कब आए? 1583 में, ठीक है। तो ये जो थे ना, ये ही इज़ द फर्स्ट ब्रिटिशर, ही इज़ द फर्स्ट ब्रिटिशर, ही इज़ द फर्स्ट ब्रिटिशर who arrived in Akbar court, who arrived in Akbar court,
अकबर के कोर्ट में आने वाला पहला ब्रिटिशर कौन है? रैल्फ फिंच। कौन है? रैल्फ फिंच या रैल्फ फिच। कब आया था? 1583 में। कब आया था? 1583 में। कौन आया था? रैल्फ फिच। ही इज़ द फर्स्ट ब्रिटिशर हु अराइव्ड इन अकबर्स कोर्ट। ये अकबर के कोर्ट में आने वाला पहला ब्रिटिशर है। कौन? रैल्फ फिच। इसके बाद आप देखो, इसके बाद आएगा आपका इन 1599। इन 1599 में आएगा आपका जॉन मिल्डन। ये भारत आएगा, जॉन मिल्डन। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अकबर के टाइम पे आने वाले ब्रिटिशर्स, तो एक है आपका रैल्फ फिंच और एक आपका जॉन मिल्डन। एक रैल्फ फिंच है और कौन है दूसरा? जॉन मिल्डन। ये तो आए थे अकबर के टाइम पे, ये अकबर से पहले आया था। कौन? ये थॉमस स्टीवंस। कौन आया था? ये अकबर से पहले आया था। ये गया भी नहीं दिल्ली, अकबर को पता भी नहीं होगा आया कि नहीं आया। ये चुपचाप आया, गोवा घूम के पार्टी शार्टी करके निकल गया वापस। लेकिन जो ये था कौन? रैल्फ फिंच। ये आया था 1583 में और ये आया था 1599 में। कौन? जॉन मिल्डन। तो होता क्या है, ये दोनों आते हैं इनका आने का उद्देश्य था कि भारत में फैक्ट्री लगाई जाए। जो इनका अकबर के कोर्ट में आने का उद्देश्य था कि भाई अकबर का राज चल रहा है मुगल्स में, तो इनका उद्देश्य क्या था कि आए और फैक्ट्री लगाई जाए भारत में। तो परमिशन किससे लेंगे? कौन देगा परमिशन? मोदी साहब तो देंगे नहीं। उस समय कौन है हेड? उस समय अकबर बैठा है गद्दी पे तो अकबर से परमिशन लेने आ गए कि भाई मैं फैक्ट्री लगानी है यार, परमिशन दे दो। ठीक है। वो परमिशन लेने आए कौन? जॉन मिल्टन और रैल्फ फिंच। उसके बाद ये दोनों मिलके जाते हैं वापस कहाँ? ब्रिटेन। कहाँ जाएंगे वापस? ब्रिटेन में। अब ये दोनों थे ना, ये जो दोनों थे ये ट्रैवलर भी थे और ये मर्चेंट भी थे, बिजनेसमैन थे दोनों। जॉन मिल्टन और रैल्फ फिंच ये दोनों बिजनेसमैन हुआ करते थे, बहुत अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, पैसा था तभी तो घूम रहे हैं। जिनमें पैसे नहीं वो तो घर बैठे हैं उस समय। तो जॉन मिल्टन और रैल्फ फिंच ये दोनों बिजनेसमैन थे, और बिजनेसमैन तो फैक्ट्री की परमिशन पूछने आएगा। भाई जिससे पैसा होगा वही तो फैक्ट्री लगाएगा, जिससे पैसे नहीं होगा क्या करेगा? वो चुपचाप बैठेगा, गुलामी करेगा, है ना। तो ये दोनों आए भारत, इन्होंने अकबर से परमिशन ली, पर अकबर ने इनको परमिशन नहीं दी थी। परमिशन को देगा जहांगीर, सलीम देगा इनको परमिशन। पहली परमिशन फैक्ट्री लगाने की जो अकबर के, इसका लड़का होगा ना सलीम, उसका जो रियल नेम है सलीम है, वैसे जहांगीर देता है पहली फैक्ट्री लगाने की परमिशन ब्रिटिशर्स को। लेकिन ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया यहाँ से ब्रिटिशर आने शुरू हो गए, ब्रिटिशरों की नज़रें पड़नी शुरू हो गई। और ब्रिटिशर्स की नज़रें पड़ने कारण क्या था वो भी एक बार समझ लो कि ये आए क्यों, मतलब इनको कौन सी खुजली हुई, कौन से इनको कुत्ते ने काटा कि आ गए भाई भारत में, कि बिजनेस तो हम भारत में ही करेंगे सिर्फ। ऐसा क्या हुआ? ऐसा हुआ था कि मैं आपको बताया था कि 1498 में, मैं लिख देता हूँ, मैं आपको बताया था 1498 में कौन आया था? वास्को डिगामा आया था भाई, वास्को डिगामा आया। ठीक है। कहाँ पे आया था? ये आया था केरला में भाई, केरला आया था ना, केरला के कैलीकट के पोर्ट में आया था। कैलीकट पोर्ट, कैलीकट के बंदरगाह में आया था। कौन? वास्को डिगामा। इसकी शिप का नाम भी पूछ लेते हैं कई बार, शिप का नाम भी लिख लो। शिप का नाम है साओ गैब्रियल। तो साओ गैब्रियल नाम की शिप से आया था कौन? वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा साओ गैब्रियल की शिप से आया, कैलीकट पोर्ट पे आया और वहाँ आया ये। अब वहाँ आके अपने इसने जहाज वगैरह खड़े करे अपने, और साओ गैब्रियल को खड़ा करा और अपना आ गया। उसके बाद वहाँ से इन्होंने क्या करा, वहाँ से इन्हें स्पाइसेस ली, इसने ब्लैक पेपर लिया और यहाँ पे मेरे ख्याल से 10-12 दिन रहे भारत में। उसके बाद वापस चले गए कहाँ? पोर्तुगल। कहाँ चले गए? पोर्तुगल। पोर्तुगल कहाँ आता है? कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोप में आता है ना। तो यूरोप पहुँच गया वापस। इसने ऐसे क्या लिया? ब्लैक पेपर लिया और वापस कहाँ पहुँच गया? यूरोप। अब जब यूरोप में पहुँचा है, अब मान लो इसने ब्लैक पेपर लिया 100 रुपये का, ठीक है, 100 रुपये का इसने ब्लैक पेपर लिया और वो ब्लैक पेपर इसने वहाँ बेच दिया 10,000 का। 100 रुपये का खरीदा हुआ ब्लैक पेपर वहाँ कितने गुना हो गया भाई? 100 रुपये का ब्लैक पेपर खरीदा और वहाँ पे 10 गुना इसने बेच दिया उसको। ठीक है। 10,000 मैं ऊपर लिख देता हूँ कि भाई 100 रुपये का, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ऐसा हुआ कि नहीं ये पता नहीं, पर ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। इतने टाइम से इसको फ़ायदा हुआ। अब ये बात धीरे धीरे आग की तरह फैल गई पूरे यूरोप में। बात आग की तरह फैल गई कि भाई इतनी छोटी क्वांटिटी ऑफ ब्लैक पेपर जब इतना फ़ायदा दे सकती है, क्योंकि ब्रिटेन इधर यूरोप में बहुत डिमांड थी इस चीज़ की। अब हमारे तो डिमांड है ही नहीं ब्लैक पेपर की भाई, स्पाइसेस तो हम हर घर में स्पाइसेस है, लेकिन वहाँ डिमांड हुआ करती थी बहुत ज़्यादा इस चीज़ की। तो जब वास्को डिगामा एक बार ले गया, उसके बाद ये बात आग की तरह यूरोप में फैल गई कि भाई भारत चलो, भारत में भागने के लिए होड़ मच गई सब देशों की, आओ भाई भारत चलो। अब सारे देश आना चाहते थे लेकिन सबकी औकात नहीं थी आने की, हर देश आ नहीं सकता,
हर देश कैपेबल नहीं था कि आके भारत पे राज कर ले। तो पहले पोर्तुगीज़ आए, फिर डचीज़ भी आएंगे, डच भी आएंगे, फिर आएंगे बाद में कहीं जाके ब्रिटिशर्स अब आए, अब उन्होंने आना शुरू करा। ये 1489 में आ गए थे, 1498 में 1498 में आ गया था कौन, वास्को डी गामा। और ब्रिटिशर्स आने शुरू हुए अब 1583 में। क्यों? क्योंकि आग की तरह बात फैली कि भाई अगर तुम्हें बिजनेस करना है, पैसा कमाना है तो भारत जाओ, फटाफट बाहर से सामान लो, उसको 10 गुना 20 गुना फायदे में यहाँ बेचो यूरोप में और पैसा कमाओ। तो ये सब देख के होड़ मच गई कि चलो भाई भारत भागो, भारत चलते हैं, भारत में बिजनेस करेंगे। इस चक्कर में ये दोनों आए थे फैक्ट्री की परमिशन लेने के लिए कि फैक्ट्री लगाते हैं। अब खाली स्पाइसेस नहीं है हमारे पास, भारत सोने की चिड़िया है ना, उसको ऐसे नहीं कहा जाता था कि खाली स्पाइसेस थोड़ी थी हम पे कि आओ स्पाइसेस ले लो हमसे, बहुत सारी चीज़ें थी भाई। जो हमारे यहाँ जो हाथ से बने हुए कपड़े के डिज़ाइंस हुआ करते थे, वो डिज़ाइंस यहाँ से ले जाके वहाँ पे उसको फैक्ट्री से उन्होंने कपड़े बनाने शुरू करे। ठीक है, हमें कैसे लूटा गया धीरे धीरे, हमारे पैसे को चुपचाप ब्रिटेन भेजा। अब वो ही पैसा, जो पैसा हमसे मतलब हमसे वह लूटा, हमसे रिवेन्यू लिया, टैक्स लिया, पैसे कलेक्ट करे, उस पैसे को भेज दिया ब्रिटेन। ब्रिटिशर्स की बात बता रहा हूँ मैं, उस पैसे को भेज दिया ब्रिटेन। और फिर जब हमारे देश को पैसे की जरूरत पड़ी तो उसी पैसे को लोन के रूप में हमें दे दिया। समझ रहे हो ना, वही बात हो गई, आपके 100 रुपये आपने कहीं और दिए, और वही 100 रुपये जब आप मांग रहे हो तो आपको 100 की जगह 200 देने पड़ेंगे। ये क्या बात हुई? मतलब खुद के पैसे पे ही हम उसको कर्ज के रूप में ले रहे हैं, पैसा हमारा ही है, ब्रिटेन गया घूम फिर के हमें लोन के रूप में मिलता था। इस तरीके से हमें लूटा गया है। लूटने का ये मतलब थोड़ी है कि आपके घर में घुस के आपके पर्स निकाल के ले गए ब्रिटिशर्स, हमें इस तरीके से लूटा गया है, हमसे टैक्स लिया गया है। हमारे जो व्यापार थे, हम अपनी मर्जी से हमसे खेती करवाई गई। इन्होंने हमसे किस चीज़ की खेती करवाई? इन्होंने हमसे खेती करवाई जिसमें इनको फ़ायदा होता था। ठीक है, इन्होंने अफीम की खेतियाँ करवाई, अफीम वहाँ बहुत चलती थी यूरोप में। हमसे अफीम उगाते थे, अनाज छोड़ो, अनाज क्या उगाओगे? ये कहते हैं अनाज उगा के क्या करोगे, क्योंकि इनको अफीम में फ़ायदा था। अफीम की खेतियाँ करवाते थे किसानों से ज़बरदस्ती, तो उस अफीम को बेचा करते थे यूरोप में, वहाँ से पैसा कमाया करते थे। तभी तो ब्रिटिशर्स के टाइम में कितनी बार सूखा पड़ा है भारत में। आप पढ़ोगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं आपको, कि इतनी बार सूखा पड़ा, इतनी बार फेमाइन का हमने सामना किया है। क्यों? क्योंकि हमसे खेती इस टाइप की करवाते थे इसमें इनको फ़ायदा। अनाज गेहूँ इनको इसमें फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि वो तो हम खाएंगे, इनका उसका फ़ायदा नहीं है, इन पे तो भरपूर था खाने के लिए। लेकिन ऐसे इन्होंने ऐसी खेती करवाई हमसे जिसमें इनका फ़ायदा हुआ करता था। तो अपने टॉपिक पे आते हैं कि जब ये दोनों आए अकबर से परमिशन लेने, अकबर ने इनको कुछ खास मुंह लगाया नहीं और ये लोग वापस चले गए। तो जब ये लोग वापस गए ना ब्रिटेन, ये लोग वापस गए कहाँ गए? ब्रिटेन। तो इन लोगों ने मिलके, दो तो ये हो गए, ये थे सबके मार्गदर्शन करने वाले। इन्होंने अपने 20-25 लोगों का ग्रुप बना के एक ग्रुप बनाया गया, मर्चेंट ग्रुप। कौन सा ग्रुप बनाया गया? मर्चेंट ग्रुप। इन्होंने ब्रिटेन में जाके मर्चेंट ग्रुप बनाया। ब्रिटेन गए और वहाँ से क्या बनाया? कौन सा ग्रुप बनाया? मर्चेंट ग्रुप। मर्चेंट ग्रुप बनाया, और यही मर्चेंट ग्रुप आगे जाके कहलाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसका पुराना नाम मर्चेंट ग्रुप था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, कहने की कंपनी है। ये ऐसी कंपनी थी कि इस पर अपने पूरी आर्मी हुआ करती थी। अगर मैं आपको कह दूं अभी अंबानी साहब की कंपनी है रिलायंस, उन पे पूरी आर्मी है, जब चाहे हमला कर देंगे कहीं, तो बात पॉसिबल है ही नहीं। फेसबुक वाले पे, मार्क जकरबर्ग पे पूरी अपनी आर्मी है, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। लेकिन यहाँ था, इस समय था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में पूरी अपनी आर्मी हुआ करती थी। जैसे धीरे धीरे भारत आएगी बिजनेस करने, और धीरे धीरे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ये देखने लगेगी भारत का, पूरे भारत पे ढंग से राज करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 1600 में। कब हुई है? 1600। अगले साल ये गए ब्रिटेन, यहाँ आए थे 1599 में आए थे, फिर वहाँ गए, ब्रिटेन गए वापस, और 1600 में उन्होंने स्थापना करी किसकी? मर्चेंट ग्रुप की। मर्चेंट ग्रुप को कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इन्होंने स्थापना अपनी मर्जी से नहीं करी, मतलब स्थापना तो कर दी, अब इसको यहाँ व्यापार करने के लिए परमिशन की भी तो ज़रूरत है। ये आके परमिशन किससे लेंगे? मतलब हम धीरे धीरे जब ब्रिटेन गुलाम बन रहे थे, तो इसमें क्या हुआ कि मर्चेंट ग्रुप को ना, जो उस समय की जो वो थी ना ब्रिटेन की क्वीन, जब ये बनी ना कंपनी, जब ये मर्चेंट ग्रुप बना, उस समय क्वीन हुआ करती थी एलिजाबेथ टेलर प्रथम, एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। और अपने आज हाल ही में न्यूज़ सुनी होगी कि अभी एलिजाबेथ सेकंड का निधन हो गया है। एलिजाबेथ सेकंड जो ब्रिटेन की क्वीन है, उनका निधन हो चुका है। ये एलिजाबेथ फर्स्ट है, एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। इनका क्या हुआ? एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट ने इनको परमिशन दी, इन्होंने मर्चेंट ग्रुप को अप्रूवल दे दिया, एक अप्रूवल दे दिया कि हाँ तुम एक वैलिड ग्रुप हो, तुम जाके बिजनेस कर सकते हो कहीं भी। तो जो अप्रूवल दिया गया, इसे बोलते हैं 1600 का एक्ट बोलते हैं, 1600 का चार्टर एक्ट।
1600 के चार्टर एक्ट के तहत इस कंपनी को परमिशन मिली कि आके भारत में व्यापार करो। और फिर यही लोग आएंगे वापस कब, अकबर के बेटे के पास, जहांगीर के पास, कैप्टन विलियम हॉकिंस वो आएगा, कैप्टन विलियम हॉकिंस आएगा और धीरे 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 इनके पूरे हाथ पैर बिल्कुल फैल जाएंगे कहाँ पे, भारत में। वो हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया के टॉपिक में। लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको पता लग जाए कि अकबर के टाइम पे भी ब्रिटिशर्स का आना शुरू हो गया। अब ऐसा थोड़ी है कि जैसे औरंगजेब मरेगा और ब्रिटिशर्स पावर में आ जाएंगे, या फिर जैसे 1857 की क्रांति होगी ब्रिटिशर्स पावर में आ जाएंगे। कोई भी चीज़ एकदम पावर में नहीं आती, उसके पीछे कारण है। पूरी कहानी यहाँ से समझना शुरू करो कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो हम पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा टाइम पढ़ेंगे हम, कब से, 1773 से और 1857 तक। वो ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 से 1857 तक पूरा टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का है, क्योंकि 1765 से 1772 लगी थी डीआरकी, डुअल गवर्नमेंट डीआरकी लगाई गई थी। उस डीआरकी के बाद किसका रूल चला, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और 1857 के बाद 1858 में रिवोल्ट हुआ, द फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जो हुई है ना, वो 1857 की क्रांति को बोलते हैं। 1857 का रिवोल्ट उसको बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं प्रॉपर, कि पहली इंडिपेंडेंस की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति थी। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें भी हारते हैं, हमारी क्रांति फेल होती है, वो उस क्रांति का कोई रूप कोई रंग नहीं आता। उसके बाद क्या होता है, उस क्रांति के बाद जो वो था ना, जो लास्ट मुगल रूलर था, ठीक है, जफ़र सेकंड, मोहम्मद जो जफ़र था, उसके मौत के बाद उसको भेज दिया जाता है वापस, म्यांमार भेजता है, काला पानी की सज़ा में भेज दिया जाता है। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भी खत्म हो जाता है। फिर वहाँ से रूल शुरू होता है क्वीन रूल, ठीक है, क्राउन रूल बोलते हैं उसको, क्राउन रूल। पहले चला कंपनी रूल, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ भाई, 1773 से और 1857 ये तो रूल चला है कंपनी रूल। कंपनी कौन सी, जो मैंने अभी पढ़ाई, ये करेगी कंपनी रूल भारत में, ठीक है। और 1858 से 1947 ये चलेगा क्राउन रूल। क्राउन रूल पढ़ोगे आप कि कैसे ब्रिटेन की जो क्वीन थी वो डिक्लेयर कर देगी कि अब कंपनी रूल खत्म है, अब हम पढ़ेंगे, अब हम क्राउन रूल में आ गए हैं। तो 1773 से 1857 तक हम पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल। ऐसी कंपनी जिसमें अपनी आर्मी हुआ करती थी, ऐसी कंपनी जो आई थी बिजनेस करने, लेकिन वो भारत पे राज करना शुरू कर दिया, उसने भारत पे एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया, उसने भारत पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म करते चले जाएंगे, कौन, ब्रिटेन वाली। और धीरे धीरे यहाँ कंपनी रूल से धीरे धीरे आ जाएगा क्राउन रूल। तो ये 200 साल की हुकूमत है, इसलिए बोलते हैं कि अंग्रेजों ने हमें 200 साल लूटा है। 200 साल लूटा बोलते हैं ना, तो 200 साल की हुकूमत ये है, अप्रॉक्स 200 साल मान लो, क्योंकि 1773 में कंपनी ने लूटा, 1857 तक, उसके बाद किसने लूटा, क्राउन रूल, उसके बाद महारानी ने लूटा। तो ये आपको मैंने बताया कि कैसे अकबर के टाइम से ब्रिटिशर्स की एंट्री होनी शुरू हो गई थी भारत में। तो आपके दिमाग में इतना आ जाना चाहिए कि अकबर के टाइम से ब्रिटिशर्स आने शुरू हो गए थे, और धीरे धीरे इनकी इतनी मोनोपोली बढ़ गई कि बाद में जो लास्ट मुगल आपका बादशाह था, मोहम्मद शाह जफ़र सेकंड था, उसको हराने के, उसको भेज देते हैं काले पानी की सजा के लिए। और उसके बाद आपका स्थापना हो जाती है किसकी, क्राउन रूल की, 1858 में। उसके बाद अकबर की कुछ रिलीजियस पॉलिसी देख लो आप। एक तो इसने इबादत खाना बनाया था, मैंने आपको बताया था पहले भी, इबादत खाना क्या हुआ करता रहा, इसमें ना बैठ के एक हॉल टाइप का एक मीटिंग बना ली, जिसमें बैठ के सभी लोग क्या करते थे, जिसमें बैठ के सभी लोग आपका वो क्या करते थे, अपने अलग अलग धर्मों की बातें क्या करते थे। कोई भी किसी भी धर्म का आके बैठ के अपने धर्म के उदय के लिए, अपने धर्म के अच्छे कामों के रिफॉर्म्स के लिए बातें क्या करते थे। तो इबादत खाना बनाया था इसने, ठीक है। एक इसने झरोखा दर्शन शुरू किया था, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं इसको, झरोखा दर्शन। अब अकबर को लोग इतने ग्रेट मानते थे उस टाइम कि भाई ये झरोखा दर्शन दिया करता था। झरोखा दर्शन मतलब अपनी हल्की सी झलक दिखाया करता था जनता में। और लास्ट है ये तुलादान प्रथा। अब ये दानी भी था अकबर, ठीक है। ये क्या करता था, तराजू में बैठ जाया करता था, एक साइड खुद बैठता था, एक साइड सोना चांदी सारा आइटम रख देता था, खुद को तोला करता था। ये जब बराबर का वेट हो जाया करता ना, तो सारा वो दान किया करता था। इसे बोला गया तुलादान प्रथा, ठीक है। तो अकबर के बारे में आपका इतना ही है। आपको मैंने अकबर कंप्लीट 3 वीडियो में पढ़ाया है, आपका एक भी पॉइंट अकबर से रिलेटेड छूटेगा नहीं।
नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ आ रहा होगा और मैं आपसे आशा करूँगा आप हमारे चैनल को जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज की वीडियो को एंड करते हैं। चलो ठीक है, बाय।